आज मैं यहाँ जिस पुस्तक के वजह से हूँ, ये शुद्धि है। ये भारतीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए लिखा है और इसे भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया है। भारतीय ज्ञानपीठ और वाणी, उन्हीं के सौजन्य से मैं यहाँ पहुँची हूँ। इसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। दिस नॉवल इज़ ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, कास्टिज्म, और जो हमारे घर में होता है ना कि ये मेरा बेटा है और ये मेरा नौकर है। बेटे को हम घी भर के थाली देते हैं और नौकर को दूध भी नहीं देते, तो वो किस तरह से हमारी गलत सोच बताता है और आखिर में हमारे काम कौन आता है। और उम्र आपको सीखने के लिए कभी बाधा नहीं बनती। इस उम्र में हम कुछ भी सीख सकते हैं। मेरे नॉवल की जो कैरेक्टर है वो 97 प्लस है, उसमें इतने बदलाव हैं। ये जो हम उम्र को बीच में बाधा बनाने के लिए लाके खड़ा कर देते हैं, ये हमारा मेंटल ब्लॉक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता जो हमें कभी सीखने से रोक ले। तो मैं पढ़ती हूँ, ये थोड़ा सा एक अंश है। जिंदा आदमी से असहमतियों पर खींचते हुए उम्र बिताई जा सकती है, मगर मृतदेह से लिपटकर एक रात गुजारना भी मुश्किल होता है। अपने विचारों से बाहर आकर रामप्यारी ने कहा, रात काटनी मुश्किल हो जैसी, काल सुबह लाना ही ठीक है। सुबह फ़ोन पर दूसरी ओर से जो जवाब मिला, उससे रामप्यारी के चेहरे के भाव कठोर हो गए। यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ बीच में कि आप जिस प्रदेश के बारे में लिख रहे हैं उसकी भाषा का थोड़ा सा पुट आना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपको उस मिट्टी से जोड़ता है। यहाँ कोई रुदाली नहीं है जो मातम मनाएगी। जिन्हें छोड़कर गया वो सब जीवित रिश्ते हैं जो वफादारी मांगते थे, जीवन भर की वफादारी। उसमें यही तो कमी थी। सीमा तो इस समय सारी रात विलाप नहीं किया तो समाज उसे अपराधी बना देगा। सुबह लाना ठीक है। कशमकश पर काबू पाकर उसने कहा, सुबह लाना 7 बजे से पहले। उसने फ़ोन रख दिया। मंजली पीछे खड़ी सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। भाभी सा, अब ये क्या हुआ? ये सारी परीक्षाएं एक साथ ही होनी है क्या? दोपहर से आप अकेली जूझ रही हो इस सब से, किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी। दोपहर से शाम हो गई, आपका कलेजा, इसीलिए सब आपको उम्मीद से देखते हैं। मंजली वहीं रामप्यारी के सामने दरी पर बैठ गई। ईश्वर को फ़ोन कर। तूफान के सामने वृद्ध शरीर मजबूती से खड़ा था। सुन, पार्वती को अभी खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरे गांव में ढिंढोरा पिट जाएगा। दूसरी ओर से हेलो के जवाब में रामप्यारी ने ईश्वर से कहा, जी मासा, नहीं बताऊंगा। गंभीर स्वर में जवाब आया। सुन, अभी गांव में शोर करने की जरूरत नहीं है। शाम का टाइम है, लोगों को रोटी खा लेने दो। देर शाम को अंधेरा होने के बाद गुप्ता जी और संपत काका को फ़ोन कर देना। बता देना कि थे सब सुबह ही पहुँचोगे। और सुन, राम बच्चन को भी फ़ोन कर दे। रामप्यारी ने फ़ोन रखने से पहले याद दिलाया। हाँ, अभी करूँ फ़ोन। ईश्वर ने जिम्मेदारी संभाल ली। उस ओर के लोग घटना के चश्मदीद थे। उन्हें रात का जहर घूंट घूंट पीना था। विषकोश में वहाँ कई लोग साझेदार थे। स्थिति संभालना इस छोर पर पेचीदा था। जहाँ घटना के बारे में बताना जितना मुश्किल था, उससे ज़्यादा मुश्किल इसे दबाए रखना था। मैं कुछ हिस्से बीच के छोड़ रही हूँ क्योंकि समय की कमी है। एक विधवा माँ और दूसरा राशन कार्ड में दर्ज पत्नी को छोड़कर धीरे धीरे सबको खबर हो गई। घर लौटने का आलम मातम में बदल गया। शक उन दोनों रिश्तों में भी पैर पसार रहा था, जिन्हें हकीकत से दूर रखने की कोशिश हो रही थी। यहाँ तक कि सीमा के बच्चों को भी संदेह हुआ, मगर किसी ने किसी से कुछ नहीं पूछा। शहर गए गिनती के लोगों को छोड़कर घर में इस समय भी वही सब मौजूद थे जो पिछले कई दिनों से रह रहे थे। सबके होते हुए भी सब कुछ सूना सूना लग रहा था। बरामदे को आंगन से जोड़ने वाले खंभों की कतार डरावनी लग रही थी। चूल्हा खामोश था। हवेली के जिस हिस्से में सबका आना जाना होता था, ऐसी जगहों की बत्तियां जल रही थीं, मगर इसके बावजूद घर में अंधेरा फैल गया। आज अगरबत्ती नहीं जलाई अभी तक? सुलोचना ने पति की तस्वीर के सामने दोपहर की बुझी राख देखकर कहा। पुष्कर को बुलाओ। ईश्वर भी नहीं आया इधर। आज क्या हो गया दोनों को? कहाँ चले गए दोनों?
जेठ जी के अगरबत्ती नहीं जलाई अभी तक। सुलोचना उस कमरे में थी जो कभी सिर्फ उसके जेठ जी का कमरा था। आज दोनों भाइयों की फूल माला लगी तस्वीरें वहाँ एक साथ टंगी हुई हैं। आ जाएंगे, अभी जलवाऊंगी अगरबत्ती, आजा तू यहाँ बैठ मेरे पास। जा रे टिंगर, भाई साहब ने बोला। ये टिंगर होता है घर का सबसे छोटा बच्चा, मेल लड़का होता है। जा रे टिंगर, भाई साहब ने बोला। राम प्यारी ने मंझली ननद की ओर देखते हुए घर के सबसे छोटे लड़के को आवाज़ दी। बिना कुछ कहे दोनों के बीच बात हो गई। मंझली ने नई बहू के पति से अगरबत्ती जलवा दी। कमरे में कौन है? धूप बत्ती किसने जलाई? पुष्कर आ गया दिखे। कहाँ है पुष्कर? सुलोचना पीढ़े से उठने का उपक्रम कर रही थी। किसी अनहोनी की गंध माँ के नथुनों में दहक रही थी शायद। अचानक वह बेटे की आवाज़ सुनने, उसे देखने के लिए बेचैन हो गई। बेटे को देख लेने से शायद उसे तसल्ली हो जाती। इस वक्त उसका मन किसी भय से मुक्ति चाह रहा था। सुलोचना, आज बड़ी भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं है। रामप्यारी ने देवरानी का ध्यान दूसरी ओर खींचने के लिए कहा। अब क्या हो गया उन्हें? सुलोचना ने थोड़ा चिढ़कर कहा। आजा, बाई साहब का हाल पता करें। एक के बाद एक मिलते सदमों ने रामप्यारी की कमर तोड़ दी है, मगर यह समय उसके लिए दुख मनाने का नहीं था। परिवार को उसके सहारे की जरूरत थी। उसने हिम्मत करके अपना शरीर पीढ़े से उठाया और हाथ पकड़कर सुलोचना को अपने साथ ननद के कमरे में ले गई। बुढ़ापे की एक ही बात सही है कि जल्दी से रोना नहीं आता और कभी आ जाए तो आंसू नहीं आते। सोचते हुए रामप्यारी ने गहरी सांस छोड़ी। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में उसे अपना शरीर बेटा एक मिनट सुन ले थोड़ा सा। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में उसे अपना शरीर हल्का महसूस हुआ करता था, मगर अब ऐसा नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि कोई भारी भरकम वजन उसकी छाती पर आकर बैठ गया है। थैंक यू। थैंक यू मैम।